कैसे? शौर्य ने तलवार खींची, एक लात मारी लाश जमीन पर। 30 सेकंड भी नहीं लगे। मैदान फिर शांत, बस खून की गंध। दूर खड़े लोग पत्थर बने खड़े थे। दुबला युवक जो टीम बनाने आया था सीधा बैठ गया, पैर कांपते। मैं इस किलिंग गॉड के साथ टीम बनाना चाहता था। अचानक भगदड़ मच गई। भागो, बड़ी मुसीबत आएगी। सब जान बचाकर भागे। अथर्व ने परवाह नहीं की। शौर्य सीधे डंजन के चमकते पत्थर के पास पहुंचा। 4 विकल्प तैर रहे थे, नॉर्मल, हार्ड, नाइटमेयर, कैलामिटी। बिना एक पल सोचे उसने आखिरी खूनलाल विकल्प छू दिया, कैलामिटी। पत्थर से लाल भंवर उठा, डरावनी आभा फैल गई। दोनों ने एक एक कदम बढ़ाया और उनकी आकृतियां प्रकाश में गायब हो गईं। सफेद रोशनी चमकी फिर तुरंत बिखर गई। अथर्व की आंखों के सामने दृश्य पल भर में बदल गया। डंजन के पत्थर से निकलकर एक विशाल अंधेरी और भयावह गुफा में। हवा में सड़ांध भरी तीखी बदबू फैली थी, सड़ी वनस्पति और गीली मिट्टी का मिश्रण। गुफा की छत बहुत ऊंची थी, वहां चिपकी बीमार सी हरी चमकदार काई हल्की रोशनी दे रही थी, मगर वह गहरा अंधेरा मिटाने के लिए काफी नहीं थी। चारों ओर बस टप टप गिरते पानी की आवाज गूंज रही थी, जो माहौल को और डरावना बना रही थी। अथर्व ने जरा भी देर नहीं की, उसने अपनी चेतना शौर्य के शरीर से हटा ली। आगे की लड़ाई अब स्मार्ट कोर एआई पर छोड़ी जा सकती थी। वह बस दर्शक की तरह इस कत्लेआम का आनंद लेना चाहता था। भूख। उसी क्षण बगल के अंधेरे से बिना किसी चेतावनी के एक काली परछाई बिजली की रफ्तार से झपटी। चाबुक जैसी 2 फांक जीभ, जिसके सिरे पर गहरे हरे जहर की चमक, सीधे शौर्य की कनपटी पर वार। रफ्तार भयानक थी। अगर अथर्व खुद नियंत्रित कर रहा होता तो शायद प्रतिक्रिया भी न दे पाता। लेकिन शौर्य का शरीर हिला। अविश्वसनीय कोण पर पीछे झुककर घातक वार बाल बाल चूक गया। लंबी जीभ नाक के पास से फिसल गई। उठी सड़ांध भरी हवा ने उसके बाल हिला दिए। अगले ही पल वाइल्ड लॉन्गस्वॉर्ड बिजली बनकर ऊपर की ओर काट गई। छर्रर। बिजली चमकी, खून उछला। जीभ जड़ से कट गई। -890। दर्द भरी फुफकार गूंजी और वह जीव पहली बार रोशनी में दिखा। करीब 3 मीटर लंबा विशाल छिपकली जैसा दानव, चट्टानों में घुली हुई मटमैली चमड़ी। शैडो स्वैम्प हंटर लिजर्ड AV-18 एलीट। HP 4110/5000। स्किल वेनम स्टैब शैडो स्टेल्थ स्केल हार्डनिंग। एक वार में बस 5वां हिस्सा नुकसान, रक्षा बेहद ऊंची। लेकिन असली मुसीबत अभी आई। शू शू शू। चारों दिशाओं से दर्जनों लाल आंखें जल उठीं। जहरीली जीभें मौत का जाल बुनते हुए शौर्य और विहान पर टूट पड़ी। आओ। शौर्य पीछे नहीं हटा, सीधे आगे बढ़कर विहान को ढक लिया। थंडर आर्मर। धड़ाम। बैंगनी बिजली का कवच। ठन ठन ठन। वार बरसे। -215, -231, -208। कवच मध्यम पड़ने लगा, मगर शौर्य बेपरवाह था। उसकी तलवार बिजली की आंधी बन गई। -977, +297, -1012, +301। लाइफस्टील का जादू, हर वार से जान लौटती गई। दर्जनों एलीट मॉन्स्टर्स का केंद्रित हमला, फिर भी वह डटा रहा। तभी पीछे खड़े विहान ने आखिर हाथ उठाया। प्राचीन मंत्र फूटा। गुफा का तापमान अचानक गिरने लगा।
दीवारों पर सफेद पाला चढ़ने लगा। निषिद्ध मंत्र 1000 माइल आइस सी। भू आत्मा जमा देने वाली ठंड चारों ओर फैल गई। कड़क कड़क सारी लिजर्डें मूर्ति बन गईं। पूरा युद्ध क्षेत्र बर्फ की प्रदर्शनी। 30 से ज्यादा दानव एक साथ जमे हुए। -3990, -3905। आधे तो बर्फ में ही टूटकर प्रकाश बन गए, बाकी गहरी जकड़ में। शौर्य आगे बढ़ा, तलवार फसल काटने लगी। AV-18 लिजर्ड मारी 560 XP। सूचनाओं की बारिश। विहान AV-6 हो गया। सफाई के बाद दोनों गहराई में बढ़े। गुफा उम्मीद से बड़ी थी। आगे विशाल भूमिगत दलदल। गहरे हरे कीचड़ से जहरीली गैस उठती। शौर्य ने किनारा छुआ। -10। नुकसान कम, मगर फंसे तो मौत। अचानक रास्ता खत्म, सिर्फ दलदल। आम टीमें चक्करदार रास्ता लेती, मगर यहां था विहान। उसने दंड उठाया। फिर वही 1000 माइल आइस सी। पूरा दलदल शांत। सैकड़ों मीटर लंबा बर्फ का रास्ता। नीचे कीचड़ में जमे अनगिनत जीव। दोनों चलते गए, XP उछलता रहा। बीच रास्ते बर्फ कांपी। गहरा गरजता स्वर। रंबल। दरारें दौड़ पड़ी। धड़ाम। 100 मीटर आगे बर्फ फटी। कीचड़ और बर्फ आसमान में। एक भीमकाय काली आकृति उभरी। लॉर्ड ऑफ शैडो स्वैम्प क्रैकेन LV-20 कैलामिटी बॉस। HP 1,00,000/1,00,000। मौत जाग चुकी थी। उसका विशाल शरीर बर्फ को तोड़ता हुआ ऊपर उठा, मानो दलदल से मांस का पहाड़ उभर आया हो। उसका मुख्य रूप किसी फूले हुए विशाल मेंढक जैसा था। गहरी हरी चमड़ी पर मवाद भरे फफोले उभरे हुए थे, जिनसे लगातार बदबूदार चिपचिपा द्रव रिस रहा था। लेकिन उसकी पीठ से 8 मोटे, लिसलिसे टेंटेकल निकले हुए थे, जो विशाल अजगरों की तरह बेतहाशा मचल रहे थे। सबसे डरावना था उसका विशाल मुंह, कानों तक फटा हुआ, जिसमें दांत नहीं थे, बल्कि मांस पीसने जैसी केराटिन की गोल परतें थीं। क्रैकेन की एकमात्र आंख, लाल और धुंधली, सीधे बर्फ पर खड़े दो छोटे से इंसानों पर टिक गई। अगले ही पल उसने मुंह खोला। गुआ। कान फाड़ देने वाली दहाड़ गहरे हरे ध्वनितरंग में बदलकर उन पर टूट पड़ी। इसके तुरंत बाद उसके 8 टेंटेकल नीचे कीचड़ में धंस गए, और जब बाहर निकले तो उन्होंने जहर और दलदल के मिश्रण से बने 8 विशाल गोले लपेट रखे थे। शू शू शू। वे 8 जहरीले गोले तोप के गोलों की तरह हवा चीरते हुए आए, और शौर्य व विहान के सारे बचाव रास्ते बंद कर दिए। लेकिन शौर्य अपनी जगह से पहले ही गायब हो चुका था। लाइटनिंग रश। वह बिजली की जिगजैग लकीर बन गया और घने हमले के बीच से ऐसे निकल गया मानो कुछ छुआ ही न हो। विहान का अंदाज बिल्कुल अलग था। उसके पास शौर्य जैसी फुर्ती नहीं थी, मगर वह बस एक कदम बाएं सरक गया, बिल्कुल नपेतुले ढंग से। एक जहरीला गोला उसकी चोगे की किनारी को छूता हुआ गुजरा और उसी जगह फट गया जहां वह एक पल पहले खड़ा था। फिर उसने आधा कदम पीछे लिया। दूसरा गोला उसके हुड के पास से गुजरा। हर कदम इतना सटीक था जैसे गणित से तय किया गया हो, हमले के ठीक पहले जीवन का इकलौता रास्ता ढूंढ लेना। यही था स्मार्ट कोर AI का असली भयावह रूप, लड़ाई को ठंडे गणित में बदल देना। अब हमारी बारी। अथर्व का आदेश मिला। शौर्य हवा में उछला, तलवार पर बिजली चमक उठी। थंडरस स्ट्राइक। 10 मीटर लंबी बिजली की तलवार क्रैकेन के शरीर पर गिरी। उसी समय विहान रुका। निषिद्ध मंत्र मेटियोर शॉवर। 3 जलते उल्कापिंड सीधे उसके सिर पर गिरे। धड़ाम।
गुफा कांप उठी। आओ! क्रैकेन दर्द से चीख उठा। थंडरस स्ट्राइक ने उसके शरीर पर हड्डी तक दिखने वाला घाव छोड़ दिया और उल्काओं ने सिर को खून खराबे में बदल दिया। उसका एचपी एक झटके में 1/3 घट गया। वह गहरी सांस लेकर जहरीली धुंध उगलने लगा। लगभग 100 मीटर का इलाका ढक गया। बर्फ पिघलने लगी, सफेद धुआं उठने लगा। साथ ही वह फिर दलदल में डूबने की कोशिश करने लगा। यही उसकी सबसे खतरनाक चाल थी। लेकिन आज उसका सामना अपने दुश्मन से था। अब सही समय है। विहान ने फिर दंड उठाया। 1000 माइल आइस सी। भूख भीषण ठंड दूसरी बार फैल गई। झर भरी हवा तक बर्फ बनकर गिरने लगी। क्रैकेन का शरीर भी जम गया। उसका डूबना रुक गया। अभी शौर्य टेलीपोर्ट जैसा उसके पास पहुंचा। थंडर ब्लिंक सी। तलवार बिजली बनकर बरसने लगी। -1150, -1201, -1188। क्रैकेन तड़पता रहा, टेंटेकल घुमाता रहा, मगर शौर्य हर बार दूसरे निशान पर कूद जाता। आधा एचपी गिरते ही उसकी आंख खून लाल हो गई। पीठ के फफोले फट पड़े। झरीली बारिश। शौर्य ने वाइल्ड सर्ज चालू कर दिया और बाल बाल बचता रहा। बारिश थमते ही 5 थंडर मार्क एक साथ फटे। धड़ाम। -3540। 1 सेकंड का लकवा। खत्म। शौर्य ऊंचा उछला। थंडरस स्ट्राइक। बिजली की तलवार उसके सिर से आर पार। -5899। क्रिटिकल। विशाल शरीर कांपा, फिर प्रकाश में बदल गया। क्रैकेन LV-20 मारा गया। 15,000 एक्सपी। लूट का ढेर बर्फ पर बिखर गया। नीले उपकरणों में अथर्व को दिलचस्पी नहीं थी। ओएजी के बने सामान उनसे बेहतर थे, लेकिन सामग्री चमक रही थी। क्रैकेन वेनम सैक, हार्ट ऑफ स्वैम्प। यही तो स्टारमून सेट के लिए चाहिए था। इसके बाद सफर आसान हो गया। जो भी दानव सामने आया, विहान के निषिद्ध मंत्र से या तो मर गया या अपाहिज। शौर्य ज्यादातर सामान बटोरता रहा। विहान तेजी से बढ़ा। LV-7, LV-8। उसकी मानसिक शक्ति 1000 पार। मीटियोर शॉवर अब 5 उल्काएं गिराने लगा। 1 घंटे से भी कम में वे अंतिम क्षेत्र पहुंच गए, जहां आम टीमें पूरा दिन लगातीं। अंत में विशाल गोल हॉल था। सामने 10 मीटर ऊंचा रहस्यमय पत्थर का द्वार, जिसे कोई हिला न सका था। तभी ऊपर से खुरदरी आवाज आई। एक ट्रक जितना बड़ा मकड़ी जैसा दानव उतर आया। शैडो स्वैम्प वीवर अरैकने LV-22 कैलामिटी बॉस। HP 1.5 लाख। उसने पूरा जाल फेंका और सैकड़ों छोटे जहरीले मकड़े छोड़ दिए। विहान ने दंड उठाया। मीटियोर शॉवर। 5 आग के गोले गिरे। जाल राख, मकड़े राख। फिर आइस सी। अरैकने जम गई। 5 मिनट भी नहीं लगे, वह ढेर हो गई। स्टारमून सेट का नक्शा नहीं मिला, मगर अथर्व जानता था यह डंजन बार बार पीटना पड़ेगा। बाहर निकलने से पहले शौर्य ने पत्थर का द्वार धकेला। टस से मस नहीं। लगता है कोई खास शर्त चाहिए। दोनों बाहर लौटे। डंजन के बाहर माहौल बदला हुआ था। नए लोग इकट्ठा थे। स्वॉर्ड ऑफ एज्योर स्काई के लाशों को देखकर दहशत में। किसने किया ये? एक आदमी शौर्य के पास आया। भाई, क्या हुआ यहां? शौर्य ने मासूम अंदाज में कंधे उचका दिए। मुझे नहीं पता। हम तो अभी आए हैं। उसी पल डंजन रीसेट हो गया। भीड़ की हैरान निगाहों के बीच
शौर्य और विहान फिर उसी लाल पोर्टल में कदम रख गए। ईस्ट सी सिटी, सिंह परिवार का पुराना निवास। पीछे के बगीचे में बने मंडप में चांदी जैसे सफेद बालों और तीक्ष्ण दृष्टि वाला एक वृद्ध व्यक्ति सीधा बैठा था। उसके हाथ में साफ चाय का प्याला था। उसकी हरकतें न तेज थीं न धीमी। वही सिंह परिवार के वर्तमान मुखिया किशोर। आंगन के बाहर से अभय सिंह धीरे धीरे चलकर आए, वृद्ध के सामने रुककर सम्मान से झुक गए। पिताजी, आपने मुझे बुलाया था। किशोर ने पलकें तक नहीं उठाईं, बस हल्की सी हुंकार भरी। उन्होंने चाय का एक घूंट लिया, चेहरे पर कोई भाव नहीं। सुना है कुछ दिन पहले तेजस की पिटाई हुई थी। तुम उसके पिता हो, ये सब कैसे हुआ? अभय सिंह ने सिर और झुका लिया। किशोर ने चाय का प्याला धीरे से पत्थर की मेज पर रखा, जिससे एक साफ खनक उठी। मैंने बहुत पहले कहा था, माँ और बेटे का ठीक से ध्यान रखना। क्या यही तुम्हारा ध्यान रखना है? अच्छा हुआ इस बार तेजस को कुछ नहीं हुआ। अगर उसे कुछ हो जाता तो सिंह परिवार के लिए नतीजे क्या होते, सोचा है? अभय सिंह की आवाज दबी हुई थी। मेरी चूक थी। मैंने तेजस को तंग करने वाले को मरवाने के लिए लोग भेज दिए हैं। अब से जब भी तेजस बाहर जाएगा, मैं और ज्यादा सुरक्षा का इंतजाम करूंगा। किशोर का चेहरा अब भी भावहीन रहा, बस नाक से हल्की सी हूं निकली। उन्होंने बात का रुख बदल दिया। इसके अलावा तुम और मीरा जल्दी एक और बच्चा पैदा करो। तेजस आखिर हमारे सिंह परिवार के खून का नहीं है। तुम परिवार के मुखिया बनकर सिंह परिवार किसी दूसरे उपनाम वाले के हाथ में तो नहीं दे सकते, है न? इसलिए जब तक जवान हो, एक संतान पैदा कर लो। यह सुनकर अभय सिंह के होठों पर कड़वी मुस्कान उभर आई। मीरा के सिंह परिवार में आए इतने साल हो गए, बच्चे की तो बात दूर, उसने कभी उसका हाथ तक नहीं छूने दिया। ऐसे में संतान कैसे होगी? लेकिन उसने ये बातें ज़बान पर नहीं लाईं। अगर कह देता तो बूढ़े मालिक की तरफ से बस एक ही जवाब मिलता, निकम्मे हो। अभय सिंह बस यह अपमान निगलकर चुपचाप सिर हिला सका। किशोर ने फिर से प्याला उठाया और चाय की पत्तियों पर फूंक मारी। और अथर्व के बारे में सुना है मीरा ने उसे घर से निकाल दिया। वह अभी अपनी मां द्वारा छोड़ी गई अलग हवेली में रह रहा है। किशोर ने शांत स्वर में कहा, अच्छा, ई क्लास प्रोफेशनल। वह सच में अब हमारे सिंह परिवार का सदस्य कहलाने लायक नहीं रहा। मीरा ने जो किया उस पर मुझे आपत्ति नहीं। अभय सिंह ने बगल में छिपी मुट्ठी कस ली। उंगलियों की हड्डियां सफेद पड़ गईं, मगर वह फिर भी चुप रहा। किशोर आगे बोले, मुझे क्रूर और रिश्तों से बेपरवाह मत समझना। यह दुनिया ही ऐसी है, जो योग्य है वही जिएगा। हमारा सिंह परिवार आज जहां है, वह लाशों के पहाड़ और खून के समुद्र पार करके पहुंचा है। तुम जानते हो, पिछले वर्षों में उसके श्राप को तोड़ने के लिए परिवार ने कितने संसाधन झोंक दिए। मेरे हिसाब से सिंह परिवार ने उसके लिए जो कर सकता था, सब किया। अगर दोष देना है तो उसे दो, जो बेकार निकला और कचरा पेशा जागृत कर बैठा। उसे उसी अलग हवेली में अपने हाल पर छोड़ दो। बस इतना ध्यान रखना कि उसे थोड़ा बहुत गुजारा खर्च मिल जाए, ताकि भूख से न मर जाए। अभय सिंह को लगा जैसे गले में रुई भर गई हो। वह कुछ कहना चाहता था, मगर अंत में सिर्फ एक शब्द निकला, जी। किशोर उसकी आज्ञाकारिता से संतुष्ट दिखे, स्वर थोड़ा नरम हुआ। हाँ, राष्ट्रीय महापरीक्षा खत्म होते ही ये परिवार की उस लड़की का जन्मदिन है। समय निकालकर ये झेंतियान से बात कर आना। कार्तिका के जन्मदिन पर ही तेजस और उसका सगाई समारोह कर देंगे। इस तरह दोहरी खुशी हो जाएगी। उधर अथर्व धीरे धीरे नींद से जागा। खिड़की के बाहर आसमान पूरी तरह अंधेरा हो चुका था।
कमरे में बस मंद पीली नाइट लैंप जल रही थी। उसने डिजिटल घड़ी देखी, फिर 5 घंटे बीत चुके थे। यह असामान्य नींद अब बार बार आने लगी थी। अथर्व ने धड़कती कनपटियां रगड़ी और अपनी चेतना मन के भीतर उतार दी। सबसे पहले उसने अपने दोनों क्लोनों की स्थिति जांची। उसके सोने के दौरान भी शौर्य और विहान लगातार शैडो स्वैम्प डेमन केव में पागलों की तरह डंजन पीस रहे थे, दो थके बिना चलने वाली मशीनों की तरह। विहान का रैंक बढ़ने के साथ उनकी गति और तेज होती जा रही थी। उसी समय शौर्य के शरीर से लेवलअप की सुनहरी चमक अभी अभी बुझी थी। वह LV-16 पर पहुंच चुका था और पीछे अनुभव बांटता विहान। हैरानी की बात, सीधे LV-10 क्लोन पैनल विहान। क्लास रैंक निषिद्ध मंत्र आचार्य। रैंक LV-10। स्वास्थ्य 2580। मना 6100। शक्ति 431। फुर्ती 399। स्टैमिना 456। मानसिक ऊर्जा 1289। जादुई क्षति 1588। भौतिक रक्षा 305। जादुई प्रतिरोध 685। अथर्व की आंखें चमक उठीं। लेवल 10 पर ही गुण शौर्य के LV-15 से ऊपर। जादुई क्षति 1500 से भी ज्यादा, हैरतअंगेज। और उससे भी बड़ी बात, नया कौशल मिला था। आर्केन बैरियर LV-1। 500 मना खर्च कर अटूट जादुई ढाल, जो अधिकतम मना का 10 गुना नुकसान झेल सकती है। अवधि 5 मिनट, कूलडाउन 1 मिनट। अथर्व की सांस तेज हो गई। 6100 मना 61,000 क्षति रोकने वाली ढाल। पहले विहान के नाजुक शरीर की चिंता थी, अब वह भी खत्म। यह तो लगभग बग जैसा कौशल था। इन घंटों में उन्होंने कैलामिटी डिफिकल्टी डंजन 5-6 बार पीस डाला था। ढेरों सामग्री मिली, मगर स्टार मून सेट का सिर्फ एक और नक्शा गिरा, गांटलेट्स। ड्रॉप रेट सचमुच रुलाने वाला था। उसी समय डंजन के सबसे भीतर आखिरी एलीट के मरते ही धड़ाम, पूरा हॉल जोर से कांप उठा। छत से पत्थर झरने लगे। शौर्य ने तुरंत विहान को पीछे कर लिया। कंपन का स्रोत वही विशाल पत्थर का द्वार था। वह धीरे धीरे दोनों ओर खुल रहा था। द्वार के पीछे से एक प्राचीन, वीरान और भयानक आभा उमड़ आई, जो अब तक के हर अस्तित्व से कहीं ज्यादा प्रबल थी। पत्थर का दरवाजा धीरे धीरे खुलते देख अथर्व का दिल एक पल को धड़कना भूल गया। ये हो क्या रहा है? कोई छिपा हुआ डंजन? उसने इसे पहले न जाने कितनी बार क्लियर किया था, मगर यह दरवाजा हमेशा टस से मस नहीं हुआ था। फिर आज अपने आप कैसे खुल गया? अथर्व तेजी से सोचने लगा, अंतर ढूंढने की कोशिश करने लगा। सबसे बड़ा फर्क यही था कि विहान अब लेवल 10 पर पहुंच चुका था। उसकी स्किल्स की ताकत बढ़ गई थी और आंकड़ों में उछाल के कारण नक्शा साफ करने की रफ्तार भी कई गुना तेज हो गई थी। इस बार उन्होंने पूरा डंजन सिर्फ 30 मिनट में खत्म कर दिया था। क्या यही असली शर्त थी? अंतिम बॉस को 30 मिनट के भीतर हराना? अथर्व ने काफी सोचा, मगर इसके अलावा कोई वजह समझ नहीं आई। अगर सच में यही शर्त थी, तो यह बेहद कठोर मांग थी। लेवल 20 की कोई एलीट टीम भी कैलामिटी कठिनाई पर शैडो स्वैम्प डेमन केव को साफ करने में कम से कम 4-5 घंटे लगाती। और जो लेवल 30 से ऊपर होते, वे रैंक सीमा के कारण अंदर घुस ही नहीं सकते थे। तो आखिर इस दरवाजे के पीछे छिपा क्या है? अब यहां तक आ ही गए हैं, यह सोचकर अथर्व ने शौर्य और विहान को नियंत्रित किया और एक एक कर उस गहरी अंधेरी राह में कदम रख दिए। लेकिन अंदर सिर्फ 2 कदम ही चले थे कि अथर्व की भौहें कस गईं।
उसने तुरंत रुककर पीछे हटने का आदेश दिया। दरवाजा पार करते ही शौर्य और विहान का स्वास्थ्य हर सेकंड 100 अंक की रफ्तार से गिरने लगा था। -100, -100। मानो उस स्थान में कोई अदृश्य जहरीली शक्ति फैली हो। दोनों के पास अभी बस 3000 के आसपास ही स्वास्थ्य था। इसी रफ्तार से घटता रहा तो आधे मिनट में ही दोनों मर जाते। क्या बाहर जाकर कुछ हीलर ढूंढे जाएं? अथर्व ने तुरंत यह विचार खारिज कर दिया। पहली बात, भरोसेमंद हीलर मिलेंगे भी या नहीं पता नहीं। दूसरी, इतनी मुश्किल से खुला दरवाजा, अगर बाहर निकलकर फिर डंजन में आए तो कहीं दोबारा बंद न हो जाए। और इस स्तर के नुकसान के सामने कुछ हीलर भी शायद टिक न पाते। अथर्व कुछ पल दुविधा में फंस गया। सैद्धांतिक रूप से जितना ज्यादा खतरा उतना बड़ा इनाम। ऐसे मौके को छोड़ देना दिल से मंजूर नहीं था। कुछ देर सोचने के बाद उसकी नजर विहान पर टिकी। एक विचार के साथ उसने विहान को दंड उठाने का आदेश दिया। आर्केन बैरियर। भू जादुई ऊर्जा फूट पड़ी और अनगिनत नीली रूनों से बना लगभग ठोस पारदर्शी कवच विहान के चारों ओर बन गया। उस ढाल से अटूट शक्ति की आभा निकल रही थी। क्या यह ढाल उस अदृश्य जहर को रोक पाएगी? अथर्व ने ढाल सक्रिय विहान को फिर अंदर भेजा। -100, -100। नुकसान फिर दिखा, लेकिन इस बार स्वास्थ्य नहीं, ढाल का मान घट रहा था। अथर्व का दिल खुशी से भर उठा। विहान की ढाल का मान 60,000 से ऊपर था। खत्म भी हो जाए तो 1 मिनट के कूलडाउन में फिर बन जाएगी। यह तो मानो अनलिमिटेड मुफ्त पास मिल गया। उसने तुरंत फैसला लिया। शौर्य बाहर पहरा देगा और विहान अकेले अंदर जांच करेगा। विहान लंबे कदमों से अंधेरे की गहराई में बढ़ चला। सामने एक प्राचीन पत्थर की सीढ़ी थी जो सर्पिल घूमती हुई नीचे उतर रही थी। जैसे जैसे वह नीचे गया, दीवारों पर लगे पुराने मशाल अपने आप जल उठे, मगर आग का रंग शांत नीला था। दीवारों पर खुदी विकृत आकृतियां उस रोशनी में ऐसे चमक रही थीं, मानो अभी जीवित हो उठेंगी। नीचे से सड़ांध भरी ठंडी हवा ऊपर आ रही थी। रास्ते भर उसे कोई दानव नहीं मिला, सिर्फ डरावनी खामोशी। काफी देर बाद सीढ़ियां खत्म हुई। नीचे एक लंबा गलियारा था जिसका अंत दिखता ही नहीं था। जमीन पर बिखरे अनगिनत दानवों के कंकाल जो न जाने कितने सालों से यहीं पड़े थे। विहान आगे बढ़ा। पैरों के नीचे गहरी हरी गैस हल्की चादर की तरह फैलने लगी। ढाल पर पड़ने वाला नुकसान अब 150 प्रति सेकंड हो गया। फिर थोड़ी देर बाद -200, -200। अथर्व चौकन्ना हो गया। उसने तुरंत फिर से आर्केन बैरियर डाल दिया। यह जगह आम टैंक के बस की बात नहीं थी। सिर्फ विहान जैसा असामान्य ढाल वाला जादूगर ही टिक सकता था। जल्द ही वह गलियारे के अंत पर पहुंचा। यहाँ हड्डियों का पूरा पहाड़ था, बस बीच में संकरीरा। जैसे ही वह बाहर निकला, ढाल का नुकसान अचानक रुक गया। अथर्व ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी पीछे से गर्रर की आवाज आई। वापसी का रास्ता विशाल फाटक से बंद हो चुका था। उसी क्षण हड्डियों के ढेर में हरी आत्माज्वालाएं जल उठीं। कंकाल हिलने लगे, जुड़ने लगे। अनडेड वॉर बीस्ट LV-30 एलीट। 1, 10, 100, सैकड़ों। अथर्व घबराया नहीं, बल्कि मुस्कुरा उठा। आर्चमेज को सबसे ज्यादा भीड़ ही पसंद होती है। बिल्कुल सही वक्त। विहान ने दंड उठाया। निषिद्ध मंत्र मेटियोर शॉवर। आसमान में जलता पोर्टल फटा। धड़ाम, धड़ाम, धड़ाम। धरती कांप उठी।
ताजा उठे अंडेड दानव पल भर में राख बन गए। AV30 अंडेड वॉर बीस्ट मरा 2000 XP। सूचनाओं की बाढ़। डिंग। विहान AV11। सुनहरी रोशनी फूट पड़ी। अथर्व की आंखें चमक उठीं। यह जगह तो लेवलिंग का स्वर्ग थी। मीटियोर फायर रेन के झटके अभी पूरी तरह शांत भी नहीं हुए थे और हवा में अब भी जली हुई हड्डियों की तीखी गंध तैर रही थी। हड्डियों के पहाड़ के ऊपर फिर से चटकने की आवाज गूंज उठी। भयानक हरी आत्मा ज्वालाएं दोबारा जल उठीं। अंडेड वॉर बीस्ट्स की दूसरी लहर तेजी से फिर से बनने लगी। वे बिना आवाज के दहाड़ते हुए अपनी खोखली आंखों से नीचे खड़े विहान को घूरने लगे और ज्वार की तरह उमड़ पड़े। नाखून, दांत, हड्डियों के कांटे, हर तरह के हमले बरसने लगे। लेकिन वे सब विहान के शरीर पर चमक रहे आर्केन बैरियर से टकराकर रुक गए। -571, -411, -602। घने नुकसान के अंक बारिश की बूंदों की तरह उसके सिर के ऊपर उभरने लगे। आर्केन बैरियर की रोशनी साफ दिखाई देने वाली गति से मध्यम पड़ने लगी। पलक झपकते ही 60,000 से ज्यादा ढाल का लगभग आधा मान खर्च हो चुका था। लेकिन अथर्व को कोई घबराहट नहीं थी। उसने विहान को वहीं खड़ा रहने दिया, मानो वह पतंगों को खींचने वाला चुंबक हो। जब जागे हुए अंडेड वॉर बीस्ट्स की संख्या 100 से भी ऊपर पहुंच गई, तब उसने विहान से धीरे धीरे दंड उठवाया। प्राचीन मंत्र फिर से गूंजा। निषिद्ध मंत्र 1000 माइल आइस सी। धड़ाम। अत्यधिक ठंड लहरों की तरह फैल गई। अभी अभी बेतहाशा दौड़ रहे अंडेड वॉर बीस्ट्स पल भर में पारदर्शी बर्फ की मूर्तियों में बदल गए। पूरा हड्डियों का पहाड़ एक झटके में जमा हुआ हिमपर्वत बन गया। डिंग। बधाई हो होस्ट, क्लोन विहान AV12 पर पहुंचा। लेवलअप की सुनहरी रोशनी चमक उठी। रैंक बढ़ते ही विहान का खर्च हुआ मना तुरंत भर गया। वह फिर से पूरी ताकत पर था, नीले पोषण की जरूरत तक नहीं पड़ी। बर्फ के पहाड़ के नीचे हड्डियां फिर से कांपने लगीं, मानो अंधी हों। लेकिन मोटी बर्फ की परत ने विहान को कीमती समय दे दिया। जब तक वे अंडेड बर्फ तोड़कर बाहर निकले, मीटियोर शॉवर का कूलडाउन खत्म हो चुका था और आइस सील भी आधे से ज्यादा भर गई थी। इसके बाद बस एक तरफा निषिद्ध मंत्रों की बमबारी शुरू हुई। धड़ाम। मीटियोर फायर रेन गिरी, बर्फ पिघली और अंडेड राख बन गए। भू 1000 माइल आइस सील फैली, नए बने दानव फिर जम गए और अगली आग के लिए रास्ता बन गया। बर्फ और आग की यह जुगलबंदी विनाश का संगीत बजा रही थी। पूरा भूमिगत क्षेत्र तहस-नहस हो चुका था। अगर इसकी संरचना खास न होती तो अब तक ढह गया होता। जमीन पर एक भी साबुत कंकाल नहीं बचा था। सारे अस्थिपंजर निषिद्ध मंत्रों की लगातार मार से महीन धूल बन चुके थे। डिंग। बधाई हो विहान AV14। फिर से सुनहरी चमक उभरी। अथर्व ने खाली पड़े मैदान को देखा और मन में हल्की सी अधूरी तृप्ति महसूस की। बस इतना ही। थोड़ा कमजोर लग रहा था, सिर्फ 4 लेवल ही बढ़े। जैसे ही अंडेड वॉर बीस्ट्स पूरी तरह खत्म हुए, हड्डियों की धूल के पहाड़ के पार एक नया रास्ता प्रकट हो गया। अथर्व ने विहान को उस मार्ग से आगे बढ़ाया। सामने का दृश्य अचानक खुल गया। यह किसी विशाल गोल चौक जैसा लग रहा था। यहां भी हर जगह कंकाल बिखरे थे, मगर अब ये सिर्फ दानवों के नहीं, इंसानों के भी थे। अथर्व को हड्डियों के ढेर में कई पुराने, चमक खो चुके उपकरण भी दिखे। लगता था कभी यहां इंसानों और दानवों के बीच भयानक खूनी युद्ध हुआ था, जिसका नतीजा दोनों की तबाही रहा। विहान ने आगे बढ़कर एक विशाल जानवर की पसलियों में फंसी कुल्हाड़ी उठाई।
धार जगह जगह से टूटी हुई, दस्ता सड़ चुका। सड़ी हुई टाइटन बैटलेक्स। गुणवत्ता एपिक। रैंक LV30। गुण क्षतिग्रस्त। टिप्पणी यह कभी दिव्य रक्त पी चुकी थी, शायद कोई सच्चा दिव्य शिल्पी इसे पुनर्जीवित कर सके। एपिक 3 स्टार। अथर्व की आंखें चमक उठीं। उसने और भी खोजबीन की। टूटी तलवार, फटा कवच, छिद्रों से भरे जूते। सब LV30 एपिक, मगर बुरी तरह जर्जर। फिर भी उसने सब कुछ स्पैटियल रिंग में रख लिया। बाद में ओएजी से जांच करवाएगा, शायद सच में मरम्मत हो सके। जब वह इस प्राचीन युद्धभूमि में कबाड़ बटोर रहा था, तभी चौक के बिल्कुल बीच में एक विशाल कंकाल की खाली आंखों में 2 हरी लपटें जल उठीं। शू। ठंडी हवा चली। पूरा चौक हल्का कांपने लगा। अथर्व तुरंत सतर्क हो गया। स्पष्ट था, अब बॉस युद्ध शुरू होने वाला है। और सच में अनगिनत हड्डियां किसी अदृश्य ताकत से जुड़ने लगीं। जल्द ही एक विशाल 4 पैरों वाला, 3 सिरों वाला अस्थिदानव खड़ा हो गया। 3 सिरों वाला अनडेड टायरेंट LV30 कैलामिटी बॉस। HP 1,00,000/1,00,000। अथर्व ने बिना झिझक आदेश दिया, मेटियोर शॉवर। लेकिन बॉस की प्रतिक्रिया उम्मीद से तेज थी। उसके बाएं सिर ने चीख लगाई। जमीन से हड्डियां उठकर मोटी दीवार बन गईं। धड़ाम धड़ाम। उल्काएं हड्डियों की दीवार से टकराईं। दीवार टूट तो गई, मगर हमला झेल गई। अथर्व समझ गया, यह साधारण बॉस नहीं। उसने नियंत्रण स्मार्ट कोर AI को सौंप दिया। तभी दाएं सिर ने तेज गर्जना की। अदृश्य ध्वनितरंग विहान से टकराई। मगर कुछ भी नहीं हुआ। न ढाल घटी, न असर पड़ा। असल में यह सोल डिटरेंस हमला था, जो आत्मा पर वार करता था। लेकिन विहान के पास आत्मा थी ही नहीं, सिर्फ ठंडा AI। इसलिए हमला बेकार गया। बॉस भी मानो चौंक गया। फिर मुख्य सिर ने मुंह खोला। गाढ़ी हरी ज्वाला बाढ़ की तरह फूट पड़ी। विहान ने बचने की कोशिश की, मगर किनारे से छू ही गई। -12,391। भारी नुकसान। आर्केन बैरियर न होता तो एक ही वार में अंत हो जाता। लेकिन वह हरी आग ढाल पर चिपक गई। -521, -522, -531। लगातार जलन जारी रही। वह भयानक हरी ज्वाला मानो हड्डी से चिपके कीड़े की तरह थी। आर्केन बैरियर से चिपककर वह लगातार जल रही थी, और सत स जैसी तीखी आवाज निकल रही थी। अथर्व का दिल थोड़ा बैठ गया। इस आग का लगातार होने वाला नुकसान बहुत ज्यादा था। सौभाग्य से विहान के लेवल 14 पर पहुंचने के बाद उसकी मानसिक ऊर्जा काफी बढ़ चुकी थी। आर्केन बैरियर की ढाल का मान भी 80,000 के पार पहुंच गया था। कुछ देर तक टिकना संभव था। जब उसने देखा कि 3 सिरों वाला अनडेड टायरेंट फिर से आग उगलने की तैयारी कर रहा है, तो स्मार्ट कोर AI द्वारा नियंत्रित विहान ने तुरंत दंड उठा लिया। निषिद्ध मंत्र 1000 माइल आइस सी। अत्यधिक ठंड की लहर फिर से फैल गई। पूरा गोल चौक एक पल में मोटी बर्फ से ढक गया। अनडेड टायरेंट के तीनों सिर, जो अभी खुले ही थे, और उसके गले में तैयार हो रही ज्वाला, सब ठोस बर्फ में कैद हो गए। अगले ही क्षण वही आग उसके गले के भीतर फट पड़ी। -5,871, -8,121। पहला नुकसान आइस सील से था, दूसरा उसकी अपनी आग के पलटवार से। ऐसी चाल भी होती है। यह दृश्य देखकर अथर्व की हंसी छूटते छूटते रह गई। यह बॉस तो खुद को ही उड़ा बैठा। रा। अनडेड टायरेंट ने धरती हिला देने वाली दहाड़ लगाई,
सिर जोर से झटके और मुंह के आसपास की बर्फ तोड़ दी। उसके तीनों सिरों की खोखली आंखों में हरी आत्माज्वालाएं बेतहाशा कांपने लगीं। वह पूरी तरह क्रोधित हो चुका था। उसके दाएं सिर ने अचानक विशाल मुंह खोला। उससे किसी विशाल जहाज की सीटी जैसी अजीब आवाज निकली। एक पल में चौक पर बिखरे दानवों के कंकाल फिर से बुलाए जाने लगे और तेजी से जुड़ने लगे। देखते ही देखते कई 5 मीटर ऊंचे अस्थिदानव खड़े हो गए। उनकी चाल भले भारी थी, मगर हर कदम पर जमीन कांप रही थी। वे सीधे विहान की ओर दौड़ पड़े। अथर्व तेजी से सोचने लगा, इस स्थिति को तोड़ने का तरीका क्या हो। यह अब तक का सबसे मुश्किल बॉस था, जिसमें कोई शक नहीं। मीटियोर फायर रेन का कूलडाउन तो तैयार है, लेकिन यह जरूर हड्डियों की दीवार से रोक देगा। 1000 माइल आइस सील नुकसान तो देती है, मगर कूलडाउन बहुत लंबा है। 30% कूलडाउन कमी के बाद भी पूरे 63 सेकंड लगते थे। इतने नुकसान से इसे घिस-घिस कर मारने में कम से कम 15 मिनट लग जाते, और विहान 15 मिनट टिक ही नहीं पाता। धड़ाम। सोच पूरी भी नहीं हुई थी कि एक अस्थिदानव पास आ चुका था। उसकी विशाल मुट्ठी आर्केन बैरियर पर गिरी। -5320। विहान का शरीर टूटी पतंग की तरह उड़कर दूर दीवार से जा टकराया। वह मुश्किल से उठा ही था कि एआई ने तुरंत नया आर्केन बैरियर खड़ा कर दिया, मगर सांस लेने का भी समय नहीं मिला। बीच वाले सिर ने फिर वही गाढ़ी हरी आग उगल दी। ज्वाला सीधे विहान पर गिरी। -21,055। ऐसा नुकसान कि उसी स्तर का कोई भी प्रोफेशन निराश हो जाए। नई बनी ढाल एक झटके में चौथाई घट गई, और वह हरी आग फिर से चिपक गई। -1052, -1066, -1049। ढाल खतरनाक रफ्तार से गिरने लगी। स्थिति बेहद नाजुक थी। अथर्व की नजर बॉस पर जमी रही। दायां सिर हड्डियों की दीवार और दानव बुलाता है। बीच वाला आग उगलता है। बायां सिर विहान पर असरहीन। असली कमजोरी दाएं सिर में है। उसके दिमाग में तुरंत एक साहसी योजना बनी। जब मेटियोर फायर रेन का जब शुरू होगा, यह दायां सिर जरूर दीवार बनाएगा। उसी पल आइस सील से उसे जमा दो, मंत्र बाधित कर दो। समय बिल्कुल सटीक चाहिए था। 1 सेकंड जल्दी दुश्मन सतर्क, 1 सेकंड देर दीवार बन जाती। मगर अब जुआ खेलने के अलावा रास्ता नहीं था। जल्द ही आइस सील का कूलडाउन खत्म हुआ। अभी विहान ने दंड ऊंचा किया। आसमान में उल्काओं का द्वार खुला। जैसा सोचा था, नीचे बॉस का दाया सिर उठ गया, दीवार बनाने को तैयार। ठीक उसी पल निषिद्ध मंत्र 1000 माइल आइस सील। कड़क। तीनों सिर बर्फ में कैद। अधबनी हड्डियों की दीवार ढह गई। योजना काम कर गई। आसमान से उल्काएं बिना रुकावट गिरी। धड़ाम धड़ाम। 6541, -6890, -6622, -6710, -6498। बॉस का आधा एचपी एक झटके में गायब। आओ। उसकी दबी हुई कराह बर्फ में मजाक जैसी लगी। हड्डी के दानव नियंत्रण खोकर ढेर हो गए। विहान को सांस लेने का मौका मिला। नई ढाल समय रहते खड़ी हो गई। इसके बाद लड़ाई एक खतरनाक चक्र में बदल गई। अथर्व विहान को ऐसे चला रहा था जैसे तलवार की धार पर नाच रहा हो। हर निषिद्ध मंत्र सबसे सही पल पर। आखिर एक और बर्फ और आग के दौर के बाद यह भयानक छिपा हुआ बॉस चीखता हुआ ढह गया
और टुकड़ों में बिखर गया। डिंग। विहान LV-15। सुनहरी रोशनी फैल गई। अथर्व ने लंबी सांस छोड़ी, पीठ पसीने से भीग चुकी थी। सच में पागलपन था। अगर विहान आत्मारहित न होता और सोल अटैक से बचा न होता, नतीजा कुछ भी हो सकता था। हरी आग ढाल पर 5 मिनट और जलती रही, तब जाकर बुझी। अथर्व ने लूट देखी। टूटी हड्डियों के बीच बैंगनी चमकता नक्शा पड़ा था। स्टार मून रोब फोर्जिंग ब्लूप्रिंट। उसका दिल खुशी से उछल पड़ा। अब सेट के 3 हिस्से हो गए और भी कई उच्च स्तर की मृतत्व सामग्री मिली। फिर उसकी नजर लाश के ठीक बीच में तैरती चीज पर पड़ी। मुट्ठी भर आकार की हरी अलौकिक ज्वाला, जिसमें गर्मी नहीं थी मगर सब भस्म कर देने जैसी आभा थी। अथर्व की सांस रुक गई, आंखों में अविश्वसनीय उत्साह भर गया। ये तो एलियन फ्लेम है। अथर्व ने विहान को नियंत्रित किया। उसकी आकृति एक झटके में चमकी और वह उस रहस्यमय हरी ज्वाला के पास तेजी से पहुंच गया। पूरी तरह नजदीक पहुंचने से पहले ही एक अजीब सी जलन उसकी ओर दौड़ पड़ी। यह शरीर को झुलसाने वाली गर्मी नहीं थी, बल्कि ऐसी तपिश थी मानो सीधे आत्मा को ही भस्म कर देना चाहती हो। दिल की गहराई से अपने आप एक ठंडी सिहरन उठ गई। जब विहान ज्वाला से 3 मीटर के भीतर पहुंचा, तब आखिरकार उसकी जानकारी साफ दिखाई दी। विदेशी ज्वाला, सोल डिवॉरिंग नेदर फ्लेम, अपरिचित अस्वामित्व प्रभाव। यह ज्वाला नौनेदर पुर्गेटरी की गहराइयों से जन्मी है, अनगिनत प्रतिशोधी आत्माओं और दुष्ट ऊर्जा से संघनित। एक बार चिपक जाए तो हड्डी में लगे कीड़े जैसी हो जाती है, बुझाना लगभग असंभव। जलते समय यह हर सेकंड लक्ष्य के शरीर और आत्मा दोनों को मानसिक ऊर्जा के अनुपात में क्षति पहुंचाती है। प्रभाव कम से कम 15 मिनट तक रहता है, जब तक लक्ष्य राख न बन जाए या धारक स्वयं इसे वापस न ले ले। जिनकी आत्मा इससे झुलसती है, उनके पूर्ण विनाश की निश्चित संभावना रहती है। टिप्पणी। इसे अवशोषित करने के लिए पुर्गेटरी की दुष्ट ऊर्जा और 10,000 आत्माओं के काटने जैसी प्रतिक्रिया सहनी पड़ती है, लगभग निश्चित मृत्यु का मार्ग। सचमुच। विदेशी ज्वाला। अथर्व की पुतलियां सिकुड़ गईं, सांस तेज हो गई। विदेशी ज्वाला। जिया देश ही नहीं, पूरी ब्लू स्टार दुनिया में यह फीनिक्स के पंख जैसी दुर्लभ वस्तु थी। इसके बनने की शर्तें बेहद कठोर होती थीं। या तो किसी भयावह, अत्यधिक सघन ऊर्जा वाले निषिद्ध क्षेत्र में, या किसी ऐसे महाबॉस के पतनस्थल पर जो अग्नि के नियमों का स्वामी रहा हो। हर विदेशी ज्वाला का प्रकट होना अनगिनत प्रोफेशनल्स के बीच खून खराबे का कारण बनता आया है। अग्नि प्रकार के पेशे वालों के लिए तो यह सर्वोच्च खजाना था। इसे सफलतापूर्वक आत्मसात कर लेने पर कौशलों की शक्ति कई गुना बढ़ जाती और उस ज्वाला के विशिष्ट गुण भी मिल जाते जो लगभग अजेय होते। कहते हैं फ्लेम कैलमिटी नामक फेडरेशन के दिग्गज का मूल पेशा केवल रैंक था, मगर रैंक सोलर ट्रू फ्लेम मिलने के बाद वह सीधे रैंक दिग्गजों से टक्कर लेने लगा। सिर्फ युद्ध ही नहीं, फोर्जिंग, अल्केमी, फॉर्मेशन, यहां तक कि उच्च स्तरीय पाककला में भी विदेशी ज्वाला का कोई विकल्प नहीं। ईस्ट सी सिटी की फोर्जिंग गिल्ड जिस डी रैंक अर्थकोर फायर पर घमंड करती थी, उसकी तुलना में यह नेदर फ्लेम तो सूरज और जुगनू जैसा अंतर रखती थी। विदेशी ज्वालाओं के भी स्तर होते हैं। DCBAS सबसे निम्न रैंक भी बाजार में करोड़ों की कीमत पर बिकती और अक्सर मूल्य है पर वस्तु नहीं वाली स्थिति रहती। अथर्व का दिल जोश से धधक उठा, लेकिन वह जानता था इसे पाना आसान नहीं। ज्वाला जितनी शक्तिशाली, प्रतिक्रिया उतनी ही भयानक। अवशोषण के दौरान शरीर को जलने का दर्द, हड्डियों को कुतरने जैसा एहसास,
और मूलस्रोत की हिंसक इच्छा से मानसिक टकराव, जरासी चूक और आत्मा राख। इतिहास गवाह था, कितने ही प्रतिभाशाली लोग इसी में मिट गए। आमतौर पर लोग अप्रेजल स्क्रॉल से ज्वाला की प्रकृति जांचते, औषधियां व उपकरण जुटाते, फिर सावधानी से प्रयास करते। लेकिन यहां उसके पास एक तिनका भी नहीं था। भाग्य बहादुरों का साथ देता है। अथर्व की आंखों में दृढ़ता चमकी। उसने तुरंत नियंत्रण एआई को सौंप दिया। आत्मारहित एआई शायद इस आत्मिक प्रतिक्रिया के खिलाफ सबसे उपयुक्त हथियार था। विहान ने हाथ बढ़ाया और जैसे ही उंगली करीब पहुंची, नेदर फ्लेम जीवित हो उठी। भूतिया चेहरे का रूप लेकर सीधे उस पर झपट पड़ी। बस आर्केन बैरियर चमक उठा और उसे रोक लिया। पर ज्वाला हरी मकड़ी के जाल जैसी फैलकर पूरे शरीर से लिपट गई। -1229, -1299, -1258। ढाल का मान पागलपन की गति से गिरने लगा। अगर कोई जीवित इंसान होता तो आत्मा जलने के दर्द से वहीं टूट जाता। एआई ने ध्यानमग्न साधु की तरह प्रक्रिया शुरू की। हर लपट को दिशा देना, मानसिक ऊर्जा से उसकी हिंसा को घिसना, उसे शरीर में समाहित करना। ढाल बार बार टूटने की कगार पर। कूलडाउन खत्म होते ही फिर खड़ी। माना पोषण की बोतलें एक के बाद एक खाली होती रहीं। मिनट दर मिनट अथर्व की सांस अटकी रही। और आखिर जैसे ही ढाल फिर लगभग शून्य पर पहुंची, आखिरी हरी लपट कराहती हुई भीतर समा गई। सब शांत। सफल हो गया। अथर्व ने लंबी सांस छोड़ी। वह तो विहान की मौत के लिए भी तैयार था। ज्वाला का स्तर निश्चित ही बेहद ऊंचा था। उसने आसपास पूरा क्षेत्र खंगाला और कोई खजाना न मिलने पर विहान को बाहर ले आया, जहां शौर्य प्रतीक्षा कर रहा था। दोनों डंगन से बाहर निकले। सफेद रोशनी चमकी। बाहर रात घिर चुकी थी, पर दृश्य अजीब था। डंगन के सामने 100 से अधिक प्रोफेशनल जमा थे। चेहरों पर चिंता, फुसफुसाहटें, भारी माहौल। एज्योर स्काई के शव किनारे कचरे की तरह पड़े थे। अथर्व हैरान हुआ। गिल्ड अब तक क्यों नहीं आई? उसने शौर्य को पास बैठे अधेड़ तलवारबाज से पूछने भेजा। क्या हुआ? सब यहां क्यों रुके हैं? आदमी ने गंभीर नजर से देखा और बोला, तुम्हें पता नहीं? आज रात ईस्ट सी सिटी शांत नहीं रहेगी। उसने दूर अंधेरे जंगल की ओर देखा। जानवरों की बाढ़ आने वाली है। बीस्ट टाइड। बीस्ट टाइड। शौर्य की आवाज में कोई भाव नहीं था। अधेड़ आदमी ने भारी मन से सिर हिलाया। हाँ, वही मुसीबत। किस्मत ही खराब है। काम ढूंढने निकले थे और सीधे मौत के मुंह में आ गए। उसने दूर अंधेरे जंगल की ओर देखा। आंखों में अब भी डर बाकी था। इस साल तो हद ही हो गई। सिर्फ पहले 6 महीनों में ईस्ट सी सिटी के आसपास 3 बार बीस्ट टाइड फूट चुकी है। अथर्व समझ गया। लोग यहां इसलिए इकट्ठा थे। डंगन का प्रवेश द्वार सबसे सुरक्षित शरणस्थल था। बीस्ट टाइड पास आए तो सब अंदर छिप जाओ, खतरा टले तो बाहर। यही वजह थी कि एज्योर स्काई वाले भी बदला लेने नहीं आए। ऐसे समय कौन जान जोखिम में डाले? तभी दूर से कुछ और लोग हांफते हुए भागे आए। जल्दी अंदर घुसो, उनमें से एक चिल्लाया। बीस्ट टाइड 2 किलोमीटर से भी कम दूर है। भीड़ में हलचल मच गई। लोग घबराकर डंगन की ओर टूट पड़े। एक सफेद बालों वाला बुजुर्ग आगे आया। धक्का मत दो, लाइन से सबको जगह मिल जाएगी।
दूर से जमीन में हल्की कंपन महसूस होने लगी थी। हवा में हजारों जानवरों की मिलीजुली दहाड़ गूंज रही थी। आखिरकार सब लोग सफेद रोशनी में बदलकर डंगन के भीतर गायब हो गए। मैदान में बस शौर्य और विहान बचे। अथर्व भी अंदर जाने ही वाला था। तभी दिमाग में ठंडी आवाज गूंजी। डिंग। सिस्टम चैलेंज क्वेस्ट ट्रिगर हुआ। क्वेस्ट बीस्ट टाइड हंटर। लक्ष्य इस बीस्ट टाइड में 10,000 जंगली जीवों का सहार। इनाम प्रोफेशन क्लोन ड्रॉ 1। अथर्व का दिल तेज धड़क उठा। नया क्लोन। यह मौका किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ा जा सकता था। मगर 10,000 जीव, वह भी बीस्ट टाइड के बीच। जरा सी चूक और दोनों चिथड़े बन जाते। बुजुर्ग ने आखिरी बार पलटकर देखा। तुम दोनों अंदर क्यों नहीं आ रहे? मरना है क्या? शौर्य ने शांत स्वर में कहा। हम नहीं आएंगे। हम देखना चाहते हैं बीस्ट टाइड असल में कैसी होती है। बुजुर्ग की आंखें फैल गईं। पागल हो क्या? दसियों हजार जानवर होंगे, तुम्हें कच्चा चबा जाएंगे। शौर्य ने हल्का सिर झुकाया। चिंता मत कीजिए, बस देखने जा रहे हैं। बुजुर्ग पैर पटकता हुआ अंदर चला गया। बुजुर्ग की बात न सुनो तो भुगतो। अब मैदान पूरी तरह खाली था। अथर्व ने शौर्य को विहान पीठ पर उठाने को कहा। असली आग बरसाने वाला तो आर्कमेज ही था। बिजली पैरों तले फूटी। शौर्य हवा की तरह पहाड़ी पर चढ़ गया। ऊपर पहुंचते ही अथर्व की सांस रुक गई। सामने एक काला सैलाब उमड़ रहा था। पेड़ गिरते जा रहे थे, चट्टानें टूट रही थीं। आसमान में उड़ते जानवरों का झुंड चांद ढक चुका था। कुछ जीव तो पहाड़ जितने विशाल। हर कदम पर धरती कांप रही थी। 50-60 हजार से कम तो कतई नहीं। लक्ष्य साफ था, ईस्ट सी सिटी। अथर्व ने खुद को संभाला। अब पीछे हटने का सवाल नहीं। विहान ने छड़ी उठाई। फॉरबिडन स्पेल मेटियोर शॉवर। आसमान फट गया। पर इस बार गिरने वाले उल्कापिंड लाल नहीं, भयानक हरी नेदर फ्लेम से जलते हुए। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। सबसे घने झुंड पर सीधे प्रहार। दर्जनों जानवर पल में टुकड़े टुकड़े। और फिर असली आतंक शुरू हुआ। नेदर फ्लेम्स हर की तरह फैल गई। जिसे छुआ वही चीखते हुए जलने लगा। खाल, हड्डी, आत्मा, कुछ नहीं बचता। पूरा मैदान नरक बन गया। जंगल डायर वुल्फ LV-12 मारा गया, 120 EXP। आयरन आर्मर्ड बुल LV-15 मारा गया, 250 EXP। सूचनाएं दिमाग में पागलों की तरह बरसने लगीं। एक ही वार में सैकड़ों मौतें। तभी आसमान से भेदी चीख गूंजी। 20 मीटर पंखों वाला एक दैत्य गरुड़ सीधे शौर्य पर झपट पड़ा। उसके साथ दर्जनों उड़ते शिकारी अलग होकर टूट पड़े। शौर्य ने पल भर भी देर नहीं की। थंडर आर्मर, नीली बिजली देह पर लिपट गई और वह तीर की तरह जंगल की ओर दौड़ पड़ा। पीठ पर विहान, पीछे आसमान से गिरती मौत। रात स्याही जैसी काली थी। जंगल की हवा में खून और सड़ांध की गंध घुली हुई थी। शौर्य विहान को पीठ पर लिए नीली बिजली की लकीर बनकर पेड़ों के बीच दौड़ रहा था। हर छलांग नपीतुली, हर मोड़ सटीक। पीछे से चीखती हुई उड़ती दरिंदों की टोली लगातार पीछा कर रही थी। ऊपर से ऊर्जा गोलों और हवा की धारों की बारिश हो रही थी। धड़ाम धड़ाम। पेड़ चिथड़े बन रहे थे। मिट्टी के फव्वारे उठ रहे थे। जमीन पर भेड़िए जैसे तेज जानवर घेराबंदी करने लगे थे। मरने की जल्दी है इन्हें। अथर्व की नीयत ठंडी हो गई। शौर्य अचानक मुड़ा।
तलवार घूमी। छपाक, एक भेड़िए का सिर हवा में उछल गया। बिजली की धार बाकी जानवरों के शरीर में दौड़ी, सब कांपकर रुक गए। पर असली मुसीबत आसमान वाले थे। शौर्य के पास लंबी दूरी का हमला नहीं। अथर्व ने दिमाग दौड़ाया। तभी उसे याद आया, विहान लेवल 15 पार कर चुका है। नया स्किल पैनल खोला। फॉरबिडन स्पेल ग्रेविटेशन फील्ड LV1। 100 मीटर दायरे में 10 गुना गुरुत्वाकर्षण। उड़ती चीजें भी जमीन से चिपक जाएं। अथर्व की आंखें चमक उठीं। इन चिड़ियों पर क्यों बर्बाद करूं? पूरा झुंड ही समेटते हैं। उसके होठों पर खतरनाक मुस्कान आ गई। शौर्य ने दिशा बदल दी। अब वह सीधे बीस्ट टाइड के दिल की ओर दौड़ा। जैसे जैसे दूरी घटी, हमले तेज होते गए। 1000 माइल आइस सी। बर्फ की लहर फटी। सैकड़ों जानवर और उनके हमले एक साथ जम गए। एक बर्फीला रास्ता बन गया। तभी आसमान वाले शिकारी और पास आ गए। अब 30 से ज्यादा। बस यहीं। विहान ने छड़ी उठाई। ग्रेविटेशन फील्ड भन्न। धरती धंस गई। भागते जानवर कीचड़ में गड़ गए। आसमान वाले चीखते हुए पत्थर की तरह गिरे। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। और उसी पल फॉरबिडन स्पेल मेटियोर शॉवर। इस बार उल्काएं लाल नहीं, नेदर फ्लेम की हरी आग से जलती हुई। धमाकों की बाढ़। सैकड़ों जानवर एक साथ चीखते हुए भस्म। आत्मा तक जलाने वाली आग। कोई बचाव नहीं। शैडो लेपर्ड मरा 310 EXP। डेमन एप मरा 350 EXP। दोनों पर लेवलअप की सुनहरी रोशनी। शौर्य और विहान LV16। अथर्व का दिल दहक उठा। यह तो कत्लेआम की परफेक्ट मशीन बन गई। तभी आसमान से बिना चेतावनी एक नीली भारी विशाल पवनधार चीरती हुई आई। दर्जनों मीटर लंबी, जैसे अंतरिक्ष ही कट गया हो। खतरा। बचने की गुंजाइश नहीं थी। विहान अचानक शौर्य के आगे कूद पड़ा। आर्केन बैरियर पूरी ताकत पर। धमाका। -33,134। ढाल आधी से ज्यादा उड़ गई। दोनों दर्जनों मीटर दूर फेंके गए पेड़ टूटते चले गए। अथर्व ने ऊपर देखा। बीस्ट टाइड के ऊपर मंडराता 50 मीटर पंखों वाला नीला सुनहरा गरुड़। धातु जैसे पंख, सूरज जैसे जलते नेत्र। 10 गुना गुरुत्वाकर्षण भी उसे रोक न सका। उसने चीख मारी। पूरा आसमान कांप उठा। अथर्व के भीतर एक ही विचार उठा, यह साधारण राक्षस नहीं, यह असली क्ल का राजा है।